Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज देख रहे होंगे फैसल अजीज़ खान ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, बोल टीवी से इनका ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है स्पेशली कराची के हवाले से। हालिया बारिशों के अंदर जो कराची का हाल हुआ, मेरे पे काफ़ी प्रेशर था कि अभी तक आपके ऊपर कराची पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया। मैं तो तस्वीरें और जो फुटेजेस देख-देख के रोना आ रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी इतना खराब नहीं था कराची। वहाँ पे भी हमने देखा कि गाड़ी के अंदर पानी आ जाता था, ये हो जाता था, लेकिन ये जो हालत देखी, जिस तरह या तो ये है कि जो वीडियो बनने लगी हैं, हर आदमी जर्नलिस्ट है। हर आदमी वहाँ जर्नलिस्ट है और जिस तरीके से बच्चों की लाशें निकालना, इंसानों को डूबता हुआ लेते हुए देखता और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस्लामाबाद में बैठी हुई एक ये कहते सुनना कि जी वो पुरानी फुटेजेस चल रही हैं, आप चलें मेरे साथ, सब कुछ सही है। तो आज हमने फैसल अजीज साहब को लिया है प्रोग्राम में ताकि कराची के हालात पता कर सकें और इन्होंने अभी एक और खबर ज़बरदस्त किस्म की लोगों को दी है, वो भी उसके बारे में भी पूछेंगे। फैसल साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का आसिम साहब, थैंक यू सो मच। फैसल साहब, अब हमने देखा वहाँ पर जिस तरह मीडिया ने कवर किया, लोगों ने शिकायतें भी की जी पूरी पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं। सिर्फ कराची ही क्यों निशाना बनता है? क्या कुछ और अज़ाइम हैं? क्या कुछ है? आपको लगता है कि कराची इस दफ़ा जो बारिशों से डैमेज हुआ है, उसने तमाम अगले-पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? जी। देखिए, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन शायद उस तरह से नहीं पहुंचती। सोशल मीडिया के थ्रू ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी का मसला होता है सोशल मीडिया का, लेकिन फुटेज जरूर पहुंच जाता है और फुटेज देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हकाइक है क्या। फुटेज तस्वीर झूठ नहीं बोलती। कराची को असल में सेंसिटिव इस हवाले से लेते हैं कि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। कराची सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बड़ा है। और जब इसको जिक्र करते हैं तो इस हवाले से लोग सेंसिटिव हो जाते हैं कि जो घर में भी कमाऊ पोत होता है तो उसका ख्याल रखा जाता है, उसे वक्त पे खाना दिया जाता है, उसकी नींद का ख्याल रखा जाता है, उसके आने जाने का, उसके कपड़ों का। नॉर्मल है, मेरे घर में भी यही है, आपने भी देखा होगा, दुनिया भर में यही है कि जो कमा के लाता है उसकी थोड़ी ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उसके खाने पीने चलने फिरने का। इसका कराची का नहीं रखा जाता। कराची के में नॉर्मली लोगों के साथ जो आप टैक्स दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो टैक्स दे रहे हैं, कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कराची के लोग देते हैं। कराची टैक्स देता है, कराची को वो सहूलियात मिलनी चाहिए। और जब इस एंगल से आके आप देखते हैं कि बारिश का पानी तो आ जाए, लोग एंजॉय करेंगे बारिश का पानी आ जाए, लेकिन अगर बारिश का पानी घर आएगा तो आधे घंटे में, 1 घंटे में निकल जाएगा। लेकिन अगर गटर ही घर पर आ जाए और नाली घरों में घुस आए और पूरी पूरी आबादियों में नाले घुस आए और नाले निकल ही न रहे हो, तो वो एक आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन अपर क्लास का भी इसके घर में गटर का पानी, नाले का पानी आ गया और वो 2 दिन तक नहीं निकल रहा, तो उसकी जमा पूरी तो गई ना, उसका घर तो गया ना, उसके बेडरूम्स, उसके फ्रिज, उसका फर्नीचर, वो फारिग हो गया। तो जो उसका लॉस है वो कौन देगा? और जो उसकी गाड़ियां डूब गई हैं वो लॉस कौन देगा? तो ये जो क्राइसिस है, ये अगर आफत के तौर पर है, बहुत बारिश हो गई और तबाही फैल गई, तो चलो भाई रख लिया जाए कि भाई चलो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने तो रहमत दी थी। आपकी नाअहली, आपकी काहली, आपकी मिसमैनेजमेंट, आपकी मिस गवर्नेंस, और ये कि आप नाले साफ करने के ना सिर्फ पैसे बैन अवी बैंकों से ले रहे हैं कि नाले साफ करेंगे 65 करोड़ रुपए दे दो, फिर नाले साफ करेंगे 50 करोड़ रुपए दे दो, तो वो जो पैसा आ रहा है वो नाले साफ नहीं हो रहे। अच्छा, फैसल साहब, ये जो आपने सारी बातें की, ये हमने भी सोशल मीडिया पे लेकिन क्या जब बिलावल साहब जो है यहाँ पर भी आए थे, तो मैंने वाहिद एक कराची के हवाले से क्वेश्चन किया था कि आप कराची पे क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? तो कहने लगे कराची को क्या हुआ है? तो मैंने कहा आपने रोडें नहीं देखी वहाँ की? तो कहने लगे सब रोडें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो माइंडसेट है कि आप अपने घर में खुश हैं और ये हालिया बारिशें देखकर, इससे पहले भी मैं कराची पे काफ़ी कमेंट्स करता था कि बिल्कुल आपका कहना सही है कि कराची पे या तो फिर आप बगावत पे उतर आएँ,
बगावत पे उतरेंगे तो वहाँ रेंजर्स खड़ी है, वो वहाँ पर लोगों पे तशद्दुद करके उनको रोकेगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने बचाव के लिए रेंजर्स को भी वहाँ रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर आज रेंजर्स नहीं होती तो बिलावल हाउस भी नहीं होता। ये लोग जो हैं बिल्कुल गुस्से में, और आज जो ताजिर बरादरी ने भी एक ऐलान किया है और उन्होंने भी डिमांड की है कि जी हमें जो है अब हमारा जो है सब्र जो है वो खत्म हो चुका है। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। आई डोंट नो कि उसके बाद उनका क्या लाएमाल होगा। लेकिन अभी आपने एक, हम उस पे भी बात करेंगे अभी कराची पे, और लेकिन आपका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा जिसपे ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से कि कराची को शायद फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर करने वाली है। क्या लगता है आपको कि ये खबर इसलिए उड़ाई गई है ताकि टेम्परेचर देखने लोगों का, या डराने के लिए? क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट में जितना चूरन बिका है शायद किसी गवर्नमेंट में नहीं बिका, जितने यू टर्न लिए गए हैं शायद किसी गवर्नमेंट में नहीं लिए गए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये भी शायद डराने के लिए किया हो? जी, ये 4-5 पॉइंट्स है आपके। पहले ये कि बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कराची की सड़कों को कुछ नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब एयरपोर्ट से शारा फैसल पर आते हैं और फिर जब मेट्रोपोल पे पहुंचते हैं तो फिर क्लिफ्टन में दाखिल होते हैं और क्लिफ्टन से फिर वो बिलावल हाउस पहुंच जाते हैं और इतनी स्पीड से जाते हैं कि ये सारी सड़कें, ये सारे रास्ते ठीक हैं। लेकिन अलमिया ये है कि एयरपोर्ट से लेके बिलावल हाउस तक बहुत सारे कंटोनमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हदूद ऐसी आती है जिसमें शारा फैसल पे लाइट लगाने की और कचरा उठाने की परमिशन किसी एक इदारे के पास नहीं है। तो ये जो बंदरबाट है, इदारों की मिसमैनेजमेंट है, उससे बड़ा मामला है। और जाहिर है कि बाकी शहर के अंदर वो तशरीफ नहीं ले जाते हैं तो उनको अंदाजा नहीं है कि शहर में बहुत अरसे से सड़कें नहीं बनी हैं। और कुछ उन्होंने फ्लाईओवर्स, कुछ अंडरपास बनवाए हैं, कुछ बिल्कुल इस तौर के अंदर बने, लेकिन मजबूरी तौर पर कराची में 12 साल से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, तो बहुत बुरा हाल है। दूसरा मामला, अगर हम बिलावल के एंगल से देखें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंगल से देखें, तो भाई मैं भी अगर कोई कारोबार करूंगा, सियासत करूंगा, अगर मुझे उस इलाके से या उस एरिया से या उस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो मैं वहां इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो बिलावल की जो फिलॉसफी है वो सिंपल है कि कराची से उनको सीट्स नहीं मिलती हैं, वोट्स नहीं मिलते हैं। पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीट्स ली, वो डिलीवर नहीं किया, वो एक अलग पॉइंट है जो आगे चल के बताता हूँ मैं। एमक्यूएम को सीट्स मिलती हैं या इससे पहले और मजहबी जमातों को मिलती थी। पीपल्स पार्टी को जो सीट्स मिलती है उसका रेशो बहुत कम है और वो फिक्स ही है, मलिर से मिलती है और लियारी से मिलती है। तो अगर जहां पे सीट्स मिलती हैं वहां पर भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस और मैनेजमेंट का मुजाहरा देख लिया जाए कि लियारी में कितना काम किया है, लियारी में कितनी डेवलपमेंट की है और मलीर में कितना काम किया, मलीर में कितनी डेवलपमेंट की है, तो शायद उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताना बड़ा मुश्किल होगा कि उन्होंने 12 साल 90% रेवेन्यू भी तो मिलता है उसको। उसको कैसे वो जो असल में जो कमाई है तो कराची से करते हैं। जी, यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर वो है। तो वो बेसिकली रेवेन्यू तो मिल रहा है लेकिन वो जहाँ खर्च करना चाहिए वहां नहीं हो रहा, इंक्लूडिंग लाड़काना में भी खर्च नहीं हो रहा, बेनजीराबाद में भी खर्च नहीं हो रहा। वहां की सड़कों का भी हाल बुरा है, वहां पे भी सूरज का हाल बुरा है, वहां पे भी पार्क्स नहीं है, अस्पतालों का हाल बुरा है। वो सारी कुल मिला के जो है पैकेज जो है वो सिंध गवर्नमेंट का, असल में बहुत जल्दी जल्दी वजीर बदल जाते हैं। आप अगर 10-12 साल में देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के पता नहीं 15 के करीब वजीर आए होंगे, बदल नहीं जाते, 10-12 के करीब वजीर आए होंगे। बदल नहीं जाते फैसल साहब, ये बता दो, भाग जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं। बदलना मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट के लिए आप बस थोड़ा सा रिलैक्स ये भाग जाते हैं। जी, असल मामला यह है कि जब आप जिस अंदाज से लेकर जा रहे हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जब नाम आता है या जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नाम आता है तो मेरे दिल में भी, आपके दिल में भी, सारे पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक तकलीफ आती है कि जिस तरह से उन्हें फांसी हुई, जिस तरह से बीबी को शहीद किया गया, वो तकलीफ के मरहले में रहते हैं। फिर ज़ाहिर भुट्टो खानदान की मजबूरियां और कुर्बानियां इस सतह की रही हैं कि वो मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे फैसले ऐसे करते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत, लगाव एक अलग मामला है, गवर्नमेंट के आने के बाद लोगों के काम करना, डिलीवर करना, वो अलग मामला है। तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम जब बात करते हैं तो सिंपल सा कह लेते हैं 12 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेसिकली कितने पैसे खर्च किए। अगर मैं आपको डेटा बताऊंगा तो आपको ठीक ठाक किस्म की एक फिक्र हो जाएगी कि ये पैसे कहां गए। तो मैं आपको बताता हूँ 12 साल के अंदर तो सिंध असेंबली से बजट अप्रूव हुए हैं, यानी कि जो बजट अप्रूव होने के बाद ऑफिशियली पैसा आया है, उसके अलावा जो स्पेशल प्रोजेक्ट के पैसे हैं जिसमें सिंध रोशन प्रोजेक्ट आ गया जो नैब के अंदर अभी केसेस चल रहे हैं, मुराद अली शाह साहब को बार बार बुला रहे हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब उसके अंदर है, बहुत सारे लोग प्री बार्गेनिंग में
अब बाहर आ गए और बहुत सारे लोगों ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला किया है। लेकिन बहरहाल जो सारे पैसों को अगर कैलकुलेटर पे टोटल किया जाए तो 10,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 12 सालों में सिंध में खर्च किए। 10,000 अरब रुपए यूरोप अब बना दिया। ग्राउंड के ऊपर 10,000 अरब रुपए देखे जाएंगे कहां 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 लगे हैं, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि इन 12 सालों के अंदर ये 10,000 अरब रुपए यहां लगे। तो बस ये छोटा सा मैथमेटिक्स का मामला है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि आप कराची से जब इतना सब कुछ लेते हैं, इस गाय से इतना दूध निकालते हैं, तो उसको चारा क्यों नहीं दे रहे, इसकी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख रहे, इसकी नींद का ख्याल क्यों नहीं रख रहे। तो यही तकलीफ है सबको। और जब ये बात आपने शुरू में की थी कि लाहौर में बारिश हुई तो लाहौर क्यों नहीं दिखा रहे, और जनाब वाले पेशावर में हुई तो पेशावर में क्यों नहीं दिखा रहे। तो लाहौर में मामला ये था कि 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे के बाद वो बारिश का पानी था वो उतर गया। यहाँ नाले घरों के अंदर हैं और वो नहीं निकाले गए। और मामला सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, एमक्यूएम के मेयर साहब है, वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, और वो कहीं नजर नहीं आए 2-4 फोटों के अलावा। फिर इससे बढ़कर एक मामला है, उससे बढ़कर मामला इमरान खान है। वो इमरान खान बहुत लंबी लंबी मीटिंगें करते हैं, बड़े जबरदस्त इजलास करते हैं, जबरदस्त मीटिंगें करते हैं। आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक कराची से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। गवर्नर साहब जो है सिंध के, उनका ताल्लुक कराची से इमरान इस्माइल साहब। 5 वफाकी वजीर हैं फेडरल कैबिनेट के अंदर कराची के, 2-3 एडवाइजर भी हैं। इसके अलावा 14 एमएनए हैं कराची के। वो भाई ये कहां थे, ये लोग कहां थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए। ये क्यों नहीं आए, फैसल वाडा साहब नजर क्यों नहीं आए, मोटरसाइकिलों के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर घूमते थे, लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। 2 साल पहले जब बारिश हुई यहाँ पर, तो हमने आरिफ अलवी साहब को, आपने भी देखा होगा, तस्वीर आप लगा भी दीजिए वाली, आरिफ अलवी साहब कश्ती लेके घूम रहे हैं कि जनाब मैं लोगों को निकालूंगा। ओ भाई वो कश्तियां कहां गई, पीटीआई के लोग क्यों नहीं आए बचाने के लिए। तो लोगों के साथ किसी पानी आ गया था, लेकिन सहारा होता है, कंधे पे हाथ रखते हैं, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे मैं आपको बताऊं आसिम साहब, अगर सैलानी वेलफेयर ना हो, ईदी फाउंडेशन ना हो, जेडीसी वाले जफर अब्बास ना हो, इसके अलावा 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन से, आलमगीर ना हो, मेमन खिदमत फोरम ना हो, तो कराची के लोग तो मारे जाएं, इनको खाने को ना मिले। वो 50,000 से ज्यादा खाना तो सैलानी ने डिलीवर कर दिया लोगों को, और जेडीसी वाले जो है पानी निकालते नजर आ रहे हैं। और इस तरह के फलाही इदारों ने कराची बंद को बचा के रखा हुआ है। ये वो शहर है जहां पे लोगों की गाड़ियां डूब गई, लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों का फर्नीचर तबाह हो गया, कोई ऐलान हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा है किसी भाई भी आपको कोई कैसे रिलीफ दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने, नाज़रीन आप देख रहे होंगे मुस्तकिल नीचे जो फुटेजेस चल रही हैं, वो जो सैलाब पाकिस्तान में जिस तरह गटर उबल रहे हैं, जिस तरह। और एक साहब मैं पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे जी इस दफा जो है वो कोरोना की वजह से हमने नाले की सफाई नहीं की है। हेलो, कोरोना से नाले की सफाई का क्या ताल्लुक है। तो ये चीजें जो इस किस्म के 2020 में जो जहालत, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि जरूरी नहीं है जाहिल होने के लिए पढ़ा लिखा होना, या पढ़ा लिखा होके जाहिल होना। ये पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों के साथ जो किया, पहले तासुब चला एमक्यूएम का, एमक्यूएम के बाद जब ताकत थी तो वहां वो किसी और चक्कर में लग गए, वो शायद पूरे पाकिस्तान को बनाने के चक्कर में लग गए। फिर लियारी के पास पीपल्स पार्टी ने लियारी को ऐसा ताकतवर बनाने की कोशिश की कि वो एक रोजाना जो है 50-60 लाशें जो है कराची में गिरती थी। कराची को अभी तक जो है लावारिस करार दिया हुआ है। और मैं तो कोर कमांडर जो कराची हैं उनको से भी बोलूंगा कि वो भी हकायक का जायजा लेके फेडरल गवर्नमेंट को या दूसरे इदारों को, ये मेरा ख्याल है कि फैसल साहब ऊपर वाला भी ये पूछेगा कि जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी तो आप जो है इससे किनारा कशी जब अख्तियार करेंगे तो आप भी गुनाहगार हैं। कराची को जिस तरीके से छोड़ा, आज मेरी बात हो रही थी एक सहाफी से, तो कहने लगे आसिम साहब जहां पर 2 मंजिला घर होते थे वहां पे 7-7 मंजिला घर हैं, जहां पर पार्क या छोटी ग्राउंड थे वहां पे अपार्टमेंट बन गए हैं, और जहां पे 7 लोग रहते थे वहां पे 25 अपार्टमेंट बने हुए हैं। और उसके बाद वो कहते थे कि आपने एनसीसी की फायरिंग कहाँ करते थे, तो मैंने कहा एनसीसी की फायरिंग वो गुलशन इकबाल के रास्ते में एक पहाड़ी इलाका आता था नेवी का, शायद आपको याद होगा, वो जो है अब सारे अपार्टमेंट बन चुके हैं। तो वो जो एक आबादी क्रिएट हुई है जो कि लाखों अपार्टमेंट्स बने हैं, उनका क्या ये जो सेवरेज निजाम है क्या वो बना है, ये वो समंदर तक किस तरह ले जाएंगे या दरिया तक या नदी तक,
आपको लगता है कि अब वो शायद वक़्त आ गया है, या अभी भी सिर्फ़ जो है कराची के लोगों को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि जी अब हम आपको फेडरल गवर्नमेंट में ले रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी से लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं। बल्दियाती निज़ाम उन्होंने तहस-नहस कर दिया, और जो एमक्यूएम के लोग हैं वो तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। मतलब उनको तो मैं समझता हूँ कि वो, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि या तो घर बैठ जाएँ या मुल्क से चले जाएँ। मतलब उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ़ लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि जी मेरे पास पावर नहीं है। अबे पावर नहीं है तो छोड़ दो यार, जान को अज़ाब बने हुए हो। पूरे कराची में बाहर से लोग कहते हैं जी नाज़िम ने नहीं ये किया, नाज़िम कह रहा है मेरे पास पावर नहीं है, कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, कुर्सी से नहीं हिलूँगा। मैं बत आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये नाज़िम कैसा नाज़िम है या मेयर है कि ये कुर्सी से नहीं हटेगा लेकिन इसके पास पावर नहीं है। ये समझ नहीं आई मुझे कुछ। खैर अब तो इनका टाइम खत्म हो गया, कहने का भी अगस्त शुरू होने वाला है और 22 अगस्त को इनके वो पावर्स खत्म हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अंदर, कराची समेत सारे सिंध के शहरों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे और वो एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगाएगी और उसके बाद मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी लगाएगी तो फिर वो एक प्रोसेस होगा पैसे देने का या ना देने का, वो सारी चीजें सामने आएंगी। यहाँ अलमिया बेसिकली ये है कि कराची को अगर आप ध्यान में रखते हैं ना तो फिर यहाँ पे है 6 कंटोनमेंट्स, यहाँ पे 140 से ज्यादा थाने पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस का बड़ा रोल होता है, पुलिस का आपको एसएचओ का कितना जबरदस्त किस्म का किरदार होता है। फिर यहाँ पे 3 डीआईजीज हैं जिनके तहत ये डिवाइडेड है, 6 अजला के ऊपर डिपेंड कर रहा है कराची। तो ये फिर लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से 2 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 4 जो है वो एमक्यूएम के पास है। तो जो जिस तरह से डिवाइडेड है ना, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है जो कि लोकल गवर्नमेंट के पास होना, जो मेयर के पास होना चाहिए पानी देने का और सफाई का बंदोबस्त, यानी कि वो जो मैनेजमेंट है वही बहुत गुंजाल किस्म का एनवायरनमेंट है, उसको ठीक करना पॉसिबल ही नहीं है। उसको ठीक करने के लिए बड़े पैमाने के ऊपर जो तब्दीली की जरूरत है और उम्मीद ये थी कि इमरान खान जब कराची से मुंतखब हो गए, कराची वालों ने उनको वोट दे दिया, तो ये जो वन विंडो वाली चीजें थी वो करने की जरूरत थी और वो अब तक नहीं हुई। मेरी इतलात ये है कि इमरान खान इसके ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे लोगों को बार बार भेजते हैं कराची, सर्वे करवाते हैं, अपनी पार्टी के अंदर कमेटीज बनाते हैं, इंडिपेंडेंट किस्म के सर्वे करवाते हैं। वो कराची को देखना चाहते हैं जिस तरह से न्यूयॉर्क का मेयर के पास पावर है, जैसे कि लंदन के मेयर के पास पावर है। ये मेरी उनसे खुद भी गुफ्तगू हुई है इस मौजू के ऊपर, लेकिन उन्हें वो स्पेस नहीं मिल रहा 18वीं तरमीम की वजह से। 18वीं तरमीम ने बेसिकली डेवोल्यूशन ऑफ पावर के राइट्स तो ले लिए लेकिन वो डिलीवर नहीं किया, वो नीचे पावर दिए नहीं, फंड नीचे ट्रांसफर हुआ नहीं। इसलिए जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के अगर मेयर होते या नाजिम होते तो वो डिलीवर उस तरह से होता, लेकिन वो हो नहीं सका। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिस तरह का रिलेशनशिप है वो हो नहीं सका। लेकिन इमरान खान के जहन में अब भी है। आपको ये जान के मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने भी हालिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास किया है कराची के ऊपर। बहुत सारे करते रहते हैं, इजलास करते रहते हैं, लेकिन उन इजलास के बहुत सारे के नताइज भी निकलते हैं, बहुत सारे नताइज के लिए किसी दरवाजे पे चले जाते हैं। तो ये जो कराची का मामला है इसमें आर्टिकल 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट में चली गई है वफाकी हुकूमत। इससे पहले भी वो तशरीह के लिए कि किस तरह से कराची को हैंडल किया जा सकता है वो वफाक में जाते रहे हैं। पीटीआई ने इस तरह की कमेटीज बनाई हुई थी जिसके ऊपर बहुत शोर मचा और शुबा हुआ कि भाई ये सिंध से अलग तो नहीं किया जा रहा कराची को, और ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो फिर वहम गुमान होता है, फिर नफरतें होती हैं और फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इस बार गए हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब जिनका ताल्लुक कराची से है, और वो कोई ऐसा फैसला दे देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कराची को, और उन्होंने बहुत दफा इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की गवर्नेंस, मैनेजमेंट, करप्शन को एक्सपोज करते हैं। मतलब एक बार नहीं, लाड़काना के बारे में, नवाब शाह के बारे में, जुल्फिकाराबाद के बारे में, सजावल के बारे में, ठंडा के बारे में, बदीन के बारे में, कराची के बारे में, हैदराबाद के बारे में बहुत उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, और ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए जो मैं शायद मुझे मुनासिब नहीं रहेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वो रिमार्क्स। तो अगर वो इसके ऊपर कोई फैसला देते हैं और फैसले के बाद फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो सिनेरियो में तब्दीली आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन मामला यही है कि बहुत ठंडे दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पीटीआई हो, ये तीनों पार्टीज जो वोट ले रही हुकूमत के अंदर है, इन्हें खुदारा इस सिस्टम पे आगे बैठने की जरूरत है कि हम एक ऐसे शहर को किस तरह तंग कर रहे हैं या हमसे लोग तंग हो रहे हैं जिनको हम पानी नहीं दे रहे हैं, उनका ही पानी कराची में रोजाना फरोख्त कर रहे हैं। ज़ाहिर है हुकूमत के लोग शामिल हैं, उसके बगैर फरोख्त नहीं हो सकता। पुलिस के लोग शामिल है, बड़े अहम लोग शामिल हैं जिसकी बदौलत कराची का पानी कराची में फरोख्त किया जाता है।
अगला प्रोजेक्ट बनने नहीं देते। इसी तरीके से जो अभी आपने देखा होगा, इमरान खान साहब ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का जो है ना, वो कोविड-19 में जो बेनिफिट पाकिस्तान ने हासिल किया, वो उन्होंने सनती शोबा था उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया उसको, और उसके बाद फिक्स टैक्स कर दिया। उसके बाद उसमें कह दिया कि आपके पास काला पीला नीला कोई भी पैसे हैं आप लाके इसमें लगाए, आपसे पूछा नहीं जाएगा। और बड़ा अच्छा फैसला है वो, जाहिर है पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। अब वो सारे सूबों ने उसके अंदर काम कर लिया, वन विंडो ऑपरेशन कर दिया। पंजाब ने, केपी में हो गया। जाम कमाल साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का सीएम है, मैं वो ज्यादा मीडिया पर नहीं आते, लेकिन जाम कमाल साहब का विजन और उनकी जो पोजीशन है काम करने की बलूचिस्तान में, वो मैं समझता हूँ कि वो सारे चारों सीएम हैं उनमें मेरे हिसाब से जाम कमाल नंबर 1 पर है, जो उनकी परफॉर्मेंस और काम करने का तरीका और जो जिस माइंड से वो काम करते हैं। गवादर का उन्होंने शेप बदल के रख दिया है और बहुत खामोश से काम करते हैं, कोस्टल बेल्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि सिंध के अंदर अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की वो पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे जो आपका पैकेज आया है उसके तहत यहाँ पे घर बन जाएंगे या बिल्डिंग्स बन जाएंगी। वो बिल्डर परेशान घूम रहे हैं, वो क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट डीएचए के अंदर हम बना लेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत के जो टेरिटरी उस पर नहीं बनेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो काम नहीं करने देगी। तो इतनी करप्शन है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पिछले 5 डीजीज मतलूब है नैब को, सिंध के पिछले 6 चीफ सेक्रेटरीज नैब को मतलूब है, सारे वजीर मतलूब हैं। मतलब करप्शन की इंतहा है। तो वो ओनरशिप की जरूरत है। वो पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं उनसे मिला हूं, वो हेल्थ को बहुत अच्छे शक्ल में देखना चाहते हैं। उन्होंने काम भी किया हेल्थ के मामले में, जितना उनके पास स्पेस है काम करने का। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ बेसिकली, लेकिन जितना बिलावल के पास स्पेस है इस सारी सूरत हाल में, जो कि पार्टी की और क़यादत की सूरत हाल है, उसमें वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा बड़ा फिक्स्ड माइंड है कि 100 रुपए है तो 100 में से इतने पैसे तो ये जाएंगे इधर। जरदारी साहब बड़ा अच्छा पीपल्स पार्टी के स्ट्रक्चर बना के चले गए हैं कि जो परसेंटेज पूरा चलता है। ये जो आपने जो सारी बातें की हैं, ये एक हकीकत है। मतलब ये जो बातें, लेकिन इस पे बैठ के जितने भी हमारे हुक्मरान आए, माजी में भी आए, मुशर्रफ साहब के जमाने में थोड़ा काम हुआ कि जिस तरीके से एक चीज बिल्ट हुई कि जी बिल्कुल नीचे के लेवल पे, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट गई बल्दियाती निजाम। अच्छा, ये ऐसा क्या है कि आप कहते हैं पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में क्या बल्दियाती निजाम आया जहाँ पे हुकूमत है? हम लोग क्या नीचे के लोगों को पावर देने में हिचकिचाते क्यों? ये क्यों है? और ये क्या मतलब फ्यूचर में कभी होगा कि जिस दिन नीचे वालों को पावर दे दी जाए? आज हमारे यहाँ ये है, यू आर राइट, कि जो काउंटी की पुलिस होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है, और उसको अगर उसके अंदर अगर एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की पुलिस अलग होगी। वो जो है एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। स्टेट जो है, फेडरल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, हमने जो पुलिस सिस्टम बनाया है वो इतना खतरनाक बना दिया है कि इसका उठा के उधर ट्रांसफर, इसका उठा के इधर ट्रांसफर। जो सिटी पुलिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर है भी तो उसमें जो सिटी के लोग हैं वो है ही नहीं। जो सारे लोग जो अगर बाहर से लाके आपको, जिसको जबान भी नहीं आती आपके, अभी आपके शो में मैं एक दफा देख रहा था और किसी के शो में कि पुलिस वाले ने उसको पकड़ा तो उसको समझ ही नहीं आ रही उर्दू, तो खैर उसने समझाई, ऐसा लग रहा था कि आप कहीं और आ गए। तो ये सब जब देखते हैं तो अब मेरा ख्याल है शायद कराची वाले शायद अब इस चीज के शायद आदी हो गए, या आपको लगता है कोई इनकलाब वगैरह आएगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, इनकलाब अलग मामला है, गवर्नेंस मैनेजमेंट के अलग मामला थे। इस वक्त रियलिटी सिचुएशन के अंदर, बारिश के अंदर सिनेरियो बिल्कुल ही अलग है। इनकलाब के लिए तो देखिए जी, इनकलाब के लिए लोगों का उस तरह से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ जितनी महंगाई हुई है, जितनी कत्ल गारत हुई है, जितनी नाइंसाफी का मामला है, अभी आपने पुलिस का जिक्र किया, पुलिस भर्ती की लाड़काना और शक्कर रेंज के अंदर इंस्पेक्टर भर्ती की 115, और वो भर्ती करने के बाद कराची रेंज में लाके जम कर दिए। कराची से भर्ती नहीं की है, वहां से भर्ती की और यहाँ लाके जम कर दिए। तो एक बार नहीं कई दफा है। अब मसला ये कि 12 साल में बहुत दफा हो चुका है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को देखेंगे तो उसके अंदर भी सिनेरियो बहुत सारे निकलेंगे, डोमिसाइल के इश्यूज के ऊपर क्राइसिस बहुत सारे निकलेंगे। ये बहुत ज्यादा हो गई ये चीजें, कोटा की चीजें, मतलब इतनी ज्यादा हो गई कि इसको मैं बार बार डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मतलब ये इतनी ज्यादा हो गई है कि ये बिल्कुल सिनेरियो अलग है। अभी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की फहरिस्त आई है उसके अंदर
अर्बन रूरल दोनों डोमिसाइल के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे दोस्तों को भर्ती कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया है कि बस क्या कहा जाए। अब मसला बहुत आगे चला गया है, अब वो बंदा डिस्कस करने वाला नहीं है। और दूसरा ये कि कराची के लोगों के पास जाहिर है कि इस एक ऐसा शहर है जिसके अंदर 26,000 सनतें, 26,000 इंडस्ट्रीज, 14,000 सनतें एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं जिसपे इंडस्ट्री चलती है। ये तो 14,000 इंडस्ट्रीज है। आपको मालूम है कोविड में इनके साथ हुआ क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इनको लेटर दिया कि अगर आपने एसओपीज के तहत ऐसे 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 सनतें खोली, जाहिर खुल रही थी, सारी दुनिया में खुल रही थी और सारी दुनिया में बंद भी नहीं हुई थी। वैसे आप ऑलरेडी एसओपीज के तहत ही काम होता है क्योंकि मशीनरी के थ्रू होता है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होती, पाकिस्तान में होती है। उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया मालिक साहब के हाथ में कि आप दस्तखत करें इस पर तो आपकी फैक्ट्री खुलेगी, आपकी ये सनत खुलेगी कि अगर कोविड-19 में कोई आपका वर्कर पॉजिटिव हुआ और उसका इंतकाल हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। ये दुनिया में ये कराची, ये वो जो 70% आपको रेवेन्यू दे रहा है, 90% आप सूबे को रेवेन्यू दे रहा है उसको। अच्छा, मालिक का काम थोड़ी है सीईओ का कि नीचे गेट के ऊपर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने हाथ धोए किसने नहीं पहने, मास्क नहीं पहने, किसने ग्लव नहीं पहने। वो तो बोलेगा भाई सिक्योरिटी का या एडमिन का या कंसर्न डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उससे दस्तखत कराएं, उसकी जॉब है ये, नहीं आप करें। इस पर उन्होंने एक कंपनी को बंद किया, उसका अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा था, उसको एफआईआर काटी, पिटाई लगाई, थाने में बंद कर दिया। ये कराची में हो चुका है। फिर क्या हुआ, एक ताजिर पूरे प्रोटेस्ट कर रहे थे खोलने के लिए, उनके सबकी पिटाई लगाई, थाने में बंद कर दिया। तो जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं ना, जो पुलिस जिस शहर की नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नासिर हुसैन शाह साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे आदमी है, निसार खोड़ो साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत सारे आप उनके साथ बैठेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जरदारी साहब के साथ बैठेंगे आप बोलेंगे यार ये जरदारी साहब है, इतने जबरदस्त आदमी के साथ बैठेंगे आप बोलेंगे यार। बस अब पॉइंट ये है कि ये जो सारे दोस्त अहबाब हैं, इन सारे दोस्त अहबाब को जो सीट्स मिल रही हैं, जहां से ये इलेक्शन जीत रहे हैं, ये जमहूरियत का बहुत बड़ा हुस्न है कि अंदरूनी सिंध से सीट्स जीतते हैं और कराची में आके हुकूमत करते हैं। तो पॉइंट ये कि जो 168 सीट्स हैं सिंध भर की, इसमें से पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत सीट्स हैं सिंध की, वो अंदरूनी सिंध की हैं। अंदरूनी सिंध के अंदर भी सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है, न पानी है पीने का, वहां तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब ऐसा हाल है, लाड़काना के अंदर कुत्ते के काटने के वाकयात देख लीजिए, एड्स के वाकयात देख लीजिए, हेपेटाइटिस के वाकयात देख लीजिए। जो रीजन ऑफ डेथ है ना, रीजन ऑफ डेथ जो दुनिया में अब शायद 2 दिन रह गए हैं, इससे ज्यादा जो है लोग मोटी मोटी बड़ी बड़ी बीमारियों के अलावा लोगों के पास इंतकाल का रीजन ही नहीं है जो डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है। हमारे यहाँ शर्मनाक रीजन ऑफ डेथ लिखे जाते हैं, ऐसे ऐसे सिंध के अंदर रीजन ऑफ डेथ है। उसकी वजह ये गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, करप्ट, मिसमैनेजमेंट, ओनरशिप का ना होना, ये सारी वो चीजें हैं जो बेसिकली ऊपर से आ रही हैं और ये ऊपर से आए जा रही है। इसको हैंडल करने के लिए ये मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसको हैंडल करने के लिए तो बहुत ही बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये इस तरह से ठीक नहीं होगा। मुझे अभी जो फिलहाल शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब कराची को बहुत जानते हैं, उनके पास कुछ ऐसे केसेस लगे हुए हैं, अगर वो उसके ऊपर कोई फैसला देते हैं, रिमार्क्स तो उनके बहुत आ गए और ऐसे रिमार्क्स है लोग कहते हैं कि भाई चीफ साहब अभी आ गए। जब वो चीफ जस्टिस नहीं भी बने थे, जब उस दौरान वो रिमार्क्स देते थे तो मैं सोचता था कि जब भी चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो कराची को तो वो यूं ठीक करेंगे ना। उन्हें पता है एम्प्रेस मार्केट कैसे ठीक होनी है, उनको पता है यहाँ पे भत्ता चल रहा है, उनको पता है इस महकमे में ये कर रहा है, उन्हें तो सब कुछ पता है, उनके पास इतने नहीं। और जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हेल्थ का में अच्छी होगी, ये घोस्ट एम्प्लॉयज निकल जाएंगे, पता नहीं कितने घोस्ट एम्प्लॉयज हैं जिनकी तनख्वाहें जा रही हैं। और एक और मैं आपको बताऊं, ये वो सिनेरियो से हम गुजर कर वो चीजें नहीं हुई। अगर इस वाले केस के अंदर कुछ तो पाकिस्तान कुछ कर देते तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स हो सकता है। अदरवाइज इसी तरह चलेगा, फिर इंतखाबात होंगे और वोट जो है वो बीबी को ही मिलेगा, भुट्टो साहब को मिलेगा, एक बार फिर पीपल्स पार्टी होगी। ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, ये मैं आपको वोट दे रहा हूँ क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सिंध के अंदर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वोट जब कैंपेन चलेगी तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीर चलेगी, भुट्टो साहब को दिखाएंगे, भुट्टो साहब शहीद हुए, मोहतरमा को इस तरह से शहीद किया गया। और जाहिर है वो म्यूजिक सुन के, वो गाने सुन के, वो तकरीर सुन के मेरा भी दिल रोता है, सबका दिल रोता है।
और फिर मासूम जो लोग हैं हमारे सिंध के, वो जाके सीधा तीर पे ठप्पा लगाते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कोई बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना आए। इसका वाहिद रास्ता यही है कि पीपल्स पार्टी खुद से रियलाइज करे कि सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर हमने सड़कें बनानी है, स्कूल बनाना है, सूरज बनाना है, पानी देना है, बिजली के मामले को देखना है, बेसिक नेसेसिटीज को देखना है। अगर पीपल्स पार्टी अपना माइंड सेट में तब्दीली करती है, गवर्नेंस बेहतर करती है, मैनेजमेंट ठीक करती है, तो होगा। एमक्यूएम के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कोई ऐसा फर्क पड़ता। ये बात आपने सही की, लेकिन हम लोग शायद हम सारे लोग जो है ना पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी में अगर हम सफीर भी बन जाते हैं, हमारे सफीर साहब जो हैं वाशिंगटन में जो हैं वो अभी एक वेबिनार में जो है आईटी के शोबे में पाकिस्तान को किस तरीके से ऊपर देखना चाहते हैं। मेरी मेरी अक्ल ना इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती कि आपने 10 लोगों को जमा कर लिया और ऐसी चीज पे बहस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में है तो, लेकिन हम उस बेसिक चीज की जरूरत नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक का, पानी का, ये जो बेसिक 2 चीजें हैं ये कैसे दी जाए। हम जरा सी बारिश होती है पूरा कराची, आप कराची में रहते हैं, आपके घर यूपीएस चलता होगा या जनरेटर चलता होगा। इलेक्ट्रिक से कितनी बिजली आती है? यस, कहीं कहीं बिल्कुल अच्छी बिजली आती है, वो इलाके शायद कोई और हैं। और अभी मैं एक फोटो देख रहा था, मुझे नहीं पता इसमें हकीकत क्या है क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ सही नहीं दिखाया जाता। ये के इलेक्ट्रिक वाले वहां पहुंच गए जहां जनरेटर चल रहा था और उन्होंने कहा कि आप हमारे एनओसी के बगैर जनरेटर भी नहीं चला सकते। तो ये सारी चीजें जो है ना कराची को कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। और फिर अब मैंने कुछ चीजें ऐसी फुटेजेस देखी जो इस वक्त कोविड में दुनिया में जो है हर जगह पर जो है जो सयाहत है वो खत्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में जो है वो अभी सबसे आला नंबर पर आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे फुटेजेस में कि बड़े बड़े स्वाद के वैली दिखाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जी हमारे यहाँ आप आए, यहाँ पर जो है सियाहत का जो है तफरीह मकामात का ये जो पैकेजेस दिए जाते हैं लोगों को कि हाँ भाई ये कोई रॉन्ग नंबर डायल नहीं हो जाता कि इस वक्त कोविड से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। मैंने अमेरिका में अपने 25 साल के दौर में ये हालात नहीं देखे कि जो आजकल के हालात हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपने बताया ना कि मारना पीटना नहीं, यहाँ पे एक डॉक्टर निकल के ना पूरी नेशन का जो मिनिस्टर है हेल्थ एसोसिएशन जो है अमेरिका की, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। व्हाइट हाउस के पास जाके प्रेसिडेंट की ऐसी की तैसी हो जाती है। चलते हुए पुलिस ऑफिसर या शेरिफ अगर कोई हादसा हो गया है और उसको सही तरह टेक केयर नहीं किया है, उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, हाथ नहीं लगाते, लेकिन अपना एहतजाज भरपूर तरीके से है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान था, जो पुराना पाकिस्तान था, वहां पर हमने जो बचपन गुजारा उससे हम कम से कम 10 साल पहले जा चुके हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर से लेके बेसिक सहूलत, हमने तो वो वक्त देखा पाकिस्तान में जब नलके से पानी आता था, और अब आपको ये कॉन्सेप्ट है कि नलके से पानी नहीं आता होगा किस 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 जगह पर। तो ये जो मैं और आप बैठ के हम टीवी चैनल्स पे बात कर रहे हैं और जिसके बाद जो है वो यही चीज भी इन लोगों को बुरी लग जाती है कि क्यों हम बात ही क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो सही है, जैसे ही हम जर्नलिस्टों के उस पे जाएंगे वहां पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स बनना शुरू हो गए हैं, यूट्यूब बंद कर देंगे। ये जो शोशे छोड़े जाते हैं, आपको नहीं लगता कि इन शोशों पे, आप अमेरिका आए हुए हैं, आपको पता है कि एक गलत न्यूज स्टॉक एक्सचेंज नीचे कर देती है आपका, एक फेक न्यूज जो है वो जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ पैदा कर देती है। ये फेक न्यूज कौन जनरेट कर रहा है पहले उनको तो पकड़ें। अगर आपने यूट्यूब बंद भी करना है तो पहले आप एक कमेटी बनाएं। आप वाकई यूट्यूब पे पाकिस्तान की तरफ से लाखों साइटें फहश हैं, गंदी हैं, अगर आप उसको बेस बना के करना चाहते हैं, आप एक कोर्स बनाएं कि भाई पढ़े लिखे लोग सिर्फ मेरिट पे लें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आईटी के लोग कोटे पे कैसे आ सकते हैं। मेरा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ये तो वो प्रोफेशन है जहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में तो डॉक्टर भी कोटे पे बन जाते हैं। अब उस क्या कहें, शिकायत कहाँ तक करें। लेकिन मुझे बताएं। मेरा ख्याल ये आसिफ साहब, मेरा ख्याल ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये वाला राउंड जो है जिसे हम 4IR कहते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये
सिनेरियो चेंज कर देगा पाकिस्तान का, खासतौर पे अर्बन पाकिस्तान का, खासतौर पे कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, यहाँ के नौजवानों का। ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके अंदर जो 5 बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जिनका मैं भी आपको नाम बताता हूँ, उसमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इसके अंदर आपको 5 साल, 8 साल, 20 साल, 50 साल नहीं पढ़ना। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2019 फरवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। उनका क्लैश जाहिर है चाइना का और अमेरिका का किस तरह से। $13 ट्रिलियन का अमेरिका के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर काम है, जो काम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी से है, यानी कि $13 ट्रिलियन का। मैं इसे कहता हूं डायमंड गोल्डन रिवर जारी कर दिया अमेरिका में। और इसके लिए जरूरी नहीं है आप अमेरिका में आके काम करें, जरूरी नहीं है कि आपका नाम जो है कोई भी, आपकी नेशनैलिटी कोई भी है। ये अगर आपको स्किल्ड आती है तो फिर आप ये $10, $20, $40, $50, $100, $200 के हिसाब से बना सकते हैं। मैं आपको एक और फिगर कोट करता हूं। पाकिस्तान में जब ये पीटीआई की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट $1 बिलियन थी, $1 बिलियन। पाकिस्तान में कोविड की वजह से और ये सिनेरियो जो आया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, खाली कराची में मैं ऐसे बहुत सारे नौजवानों को जानता हूं जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन एजेंसीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो काम कर रहे हैं, वो $15,000 हजार महीने के बना रहे हैं, $20,000 हजार बना रहे हैं, जो अमेरिका में लोग नहीं बना रहे होंगे। मंथ के $200 पर आवर के मैं लोगों से मिला हूं, $100 पर आवर के लोगों से मिला हूं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। $800 पर डे काम करना, 24 डेज अ मंथ को काम करना, और उसके ऊपर टैक्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर आईटी के ऊपर। तो पाकिस्तान में हुआ ये है कि आपका डोमिसाइल रूरल है, अर्बन है, लोग भूल गए भाई जा यार नौकरी नहीं चाहिए सरकारी, ऐसी की तैसी, नहीं पढ़ना 5 साल, डॉक्टर नहीं बनना, एमबीए नहीं करना, इंजीनियरिंग नहीं करनी, नहीं दो एनडी के अंदर एडमिशन। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये चीजें, इसके ऊपर बहुत पढ़ाई हो रही है और 2 साल के अंदर बच्चा बच्ची सीख जाते हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ। एक प्रोग्राम है PIAIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, उसमें थोड़ा सा मैं एक रोल भी प्ले करता रहा हूं। तो इस वक्त तकरीबन 60-70 हजार लोग पाकिस्तान में, नौजवान बच्चा जो है वो आईटी के इस 4IR जो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर पढ़ रहा है और पैसे बना रहा है। तो ये जो बात है ना कि हम ब्यूरोक्रेसी करप्ट, ओके, पॉलिटिशियन करप्ट, ओके, मिसमैनेजमेंट, लिटरेट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जहां पे आप टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं वो साथ ही ट्रांसपेरेंसी लेकर आ जाती है, उसमें कर्टेसी खत्म हो जाती है, उसमें रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, उसमें तो आपको डूअर्स चाहिए। तो पाकिस्तान की यूथ जो है वो इसमें एंटर हो गई है और यही वो चीज है, जब मिडिल क्लास नौजवान के पास पैसे आएंगे और वो डॉलर्स में आएंगे तो वो अपना घर भी ठीक करेगा, अपनी लाइफ भी ठीक करेगा, पाकिस्तान में इकोनॉमी आएगी। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको इमरान खान भी समझते हैं, आरिफ अलवी भी समझते हैं और नीचे खामोशी से चल भी रहा है। अब ये थोड़े से झटके आ जाते हैं, जैसे तानिया अदरेस जी, मेरा अगला सवाल उन्हीं के बारे में था। मैं उनसे कुछ दफा मेरी मुलाकात हुई, एक इजलास था जिसमें आरिफ अलवी साहब ने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, मुझे भी बुलाया हुआ था। वो खातून बहुत अच्छी खातून है, उससे पहले भी कराची में उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन वो, ये बात मैंने अब तक मीडिया पे नहीं की, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, चूंकि वो रिजाइन दे चुकी हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड थी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड से, सिस्टम से, और ये उन्हें बता भी दिया गया था। दूसरा ये कि वो इस सियासत के अंदर नहीं पढ़ सकती थी कि ये इसका आदमी तो वो उसका आदमी है। तीसरा ये कि इस्लामाबाद के अंदर उर्दू कम बोली जाती है, पंजाबी ज्यादा बोली जाती है, उनको बड़ा प्रॉब्लम था कि अंडरस्टैंड करें और आगे लेके चलें। चौथा ये कि वो टीम ही नहीं बना पाई जो टीम उन्हें बनानी थी, बहुत मुश्किल था उन्हें टीम बनाना। फिर पांचवा ये कि बेबसी उनकी ये थी कि मुझे इंटरनेट अच्छी स्पीड का चाहिए, मुझे अच्छा बैंडविड्थ चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। तो आपने फिर बाद में वो मावरी खुसूसी भी बन गई, स्पेशल स्टेटमेंट में बन गई, नई मुल्क साहब के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई तो बन गई। तो उन्होंने काफी कोशिश भी की काम करने की, मेरा ख्याल है वो अब भी कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी यूथ को कनेक्ट करेंगे सिलिकॉन वैली के अंदर, सिंगापुर के अंदर, लंदन के अंदर, वो बहुत सारे अपने ब्रिजिंग कर रहे हैं। और उनको मेरा ख्याल है वो ऐसी खातून नहीं है कि ओहदे से मामला हो, लेकिन ये है कि जब उनके ऊपर आवाज उठी कि वो डुअल नेशनल है तो उन्होंने एक ऐसी चीज कर ली, इमरान खान साहब से डिस्कस करके, इमरान खान साहब ने कह दिया वो कर लिया। लेकिन इस तरह के लोग पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो खामोशी से आके काम कर रहे हैं। कराची में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अमेरिकन नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी हैं, बड़े यहाँ पे। अच्छा, आप मुईद यूसुफ को कैसे देखते हैं? मैं मुईद यूसुफ से मिल चुका हूँ, कई दफा मेरी यहाँ मुलाकात हो चुकी है मुईद यूसुफ से। उनका कहने का मकसद ये था कि जी मैं अपने वालिदैन के लिए गया था वहाँ पे
मुझे उन्होंने हुकूमत में शामिल कर लिया, या उनका जो जब भी आपने सुना होगा, जब भी बात हुई मेरी उनसे, तो वो बड़े मुझे एक सॉफ्ट से बंदे लगा नहीं कि कोई चालाकियाँ होंगी। अमेरिका में जो थोड़ा अरसा भी रह लेना, अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट ही चालाक है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे लोग सीख जाते हैं थोड़ा-सा कि जी सच बोलना, अपने हक के लिए लड़ना। हाँ, तो आपको मालूम है सिस्टम में कोई ज्यादती नहीं कर सकता, अमेरिका में ज्यादती नहीं कर सकता। चीजें लोगों के सामने बहुत सिंपल है, जहां पर जाएंगे लोग काम हो जाएगा, डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ता है कोई ताल्लुक है, कोई हमारा जानने वाला है। लोग ताल्लुक इस्तेमाल करते हैं कि पैसे तो देने हैं, कोई ताल्लुक मिल जाए तो जरा कम पैसे दे देंगे। मतलब यहाँ पे एड्रेस टूटा है कि कोई काम कराने के लिए पैसे तो देने, पैसे तो देने, थोड़ा जल्दी हो जाए काम, 15 दिन की जगह पे 2 दिन में हो जाए, पैसे भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारा सिस्टम फिक्स्ड है। और इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने इसमें तरक्की की है, करप्शन के रेट ज्यादा, तकलीफ ज्यादा। ये वाली बात फैसल साहब मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि शायद आपने भी कहीं से सुनी होगी। पहले कंटेनर निकलते थे, जैसे यार 5 लाख है, जस्ट आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो अभी अगर आपने कंटेनर निकालने, उन्हीं लोगों से हमने बात जो पुराना सामान यहाँ से खरीद के, जो कि हॉस्पिटल का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, गाड़ियों के पार्ट्स का हो सकता है, तो कहते थे कि यार बहुत सख्ती हो गई है, अब 5 नहीं 10 लाख देने होंगे। ये कौन सी सख्ती हुई है जिसका रेट करप्शन का बढ़ गया है कि पहले 5 लाख था, अब 10 लाख हो गया है। तो आपको लगता है कि इमरान खान की इतने सारे यू टर्न में जो करप्शन का यू टर्न है, कि वो बजाय कम होने के ज्यादा हो गया है, और अब जो है वो शायद वो चीजें नहीं होती थी जो पहले शुरू होती है, अब डायरेक्ट बोला जाता है आपकी कीमत। आसिम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, करप्शन में बहुत इजाफा हुआ है, कस्टम की करप्शन में बहुत इजाफा हुआ है। मैं भी हालिया बारिशों के अंदर हमने सारा शहर डिस्कस कर लिया, लाहौर को भी हल्का सा भी कर लिया, कराची को भी कर लिया। लेकिन ये जो पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर्स का हाल हुआ है ना, जो बारिश में पानी इसमें अंदर गया है, जो एक्सपोर्टर्स डैमेज हुए हैं, वो आप मत पूछें। मैं आपको ये आपकी फुटेज में दिखा दीजिए, इसमें ऐसे लोग तबाह हुए हैं कि उन्हें जो पोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बारिश हो रही है, बारिश तो हो गई ना भाई, अब पानी निकालने का कोई बंदोबस्त करें। कोई बंदोबस्त नहीं। पोर्ट कासिम पे भी और कराची पोर्ट पे भी पानी खड़ा रहा 2-2, 3-3 फुट। ये फुटेज आप देख रहे हैं, इसके अंदर लोगों का कपड़ा जाया हो गया, $2-2 लाख उनके जाया हो गए, और कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। पैसे देना है निकालने के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ सीन नहीं है ना। पॉलिटिकल भर्तियां, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में। बहुत ही कम कोई ईमानदार आपको मिलेगा कि वो कहता है मुझे रखा मियाँ साहब ने, मैं मियाँ साहब दा। वो कहता है बीबी ने रखा, जरदारी साहब ने रखा, मैं पीपल्स पार्टी का। मुझे एमक्यूएम में रखा, मैं एमक्यूएम का। यहाँ काफ लीग ने रखा, मैं चोई साहब का। यहाँ पे पाकिस्तान में सही स्टेट ब्यूरोक्रेसी होना एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मसला है। पीटीआई को रुकावटें जो आ रही है बहुत सारी चीजों में, इमरान साहब कई दफा ये बात है कि ब्यूरोक्रेसी आके रुकावटें डाल देती है, क्योंकि वो काम ही नहीं करने देती, जितने भी इजलास कर लें। तो हमारी अब जो अफसरशाही है वो सियासतदान है, वो सियासी लोग हैं, तो वो चीजें नहीं होती। अब वो जो एक्सपोर्टर है वो चीखता चिल्लाता रह गया, रो के कह रहा है मेरा माल वहां से उठाना है, मेरा ये डिले हो गया है। वो जनाब यानी पानी में डूब गया माल उसका, वो तहस नहस हो गया। इनको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि इनकी ओनरशिप नहीं है। ये वो पाकिस्तानियत के साथ भी कनेक्ट नहीं है। और दूसरे, जब तक इनको ये ना दिखाया जाए और बहुत सारा ना दिखाया जाए, तो इनका जो है ना वो नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, आप इनकी नमाजें देखें, इनके सदक़े देखें, इनके रोजे देखें, ये वर्किंग डेज के अंदर रोजे रख रहे होते हैं। आप इनसे मिले, ब्यूरोक्रेट से रोजा रखा हुआ है, वो ना चाय पी रहा है ना चाय पिला रहा है, और रोजा रखा हुआ है जनाब अली, और काम वही है, धंधे वही है। तो बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। कोई एक एंगल नहीं है कि जहां से उठाएं और आप जरूर। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के जो वीवीआईपीज है ना, वो हमारे ये सनतकार हैं, ये एक्सपोर्टर्स हैं। ये चीज भेजते हैं तो पाकिस्तान में रेवेन्यू आ रहा है। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड है इस पीरियड में, कोविड के अंदर इनको इतनी इनकी तजलील हुई है, इतना इनको ब्लैकमेल किया गया है। इनको गैस महंगी, बिजली महंगी, लोगों को आप एफिडेविट दें। मैं कराची के सनतकारों की बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद वाला सुकून से काम कर रहा है, सियालकोट वाला धांसू काम कर रहा है, लाहौर वाला कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है चीज क्या है। कराची में मामला ये था कि अंडरस्टैंड नहीं करते, किसी को नहीं मालूम कॉमर्स मिनिस्टर कौन है।
4 वजीरों के अलावा सिंध के अगर कोई बता दे कि वजीरों के नाम कौन कौन है तो नहीं मालूम होगा, और सारे वजीर हैं। आप उनकी जो कैबिनेट की मीटिंग होती है तो आप बोलते हैं ये 500 गाड़ियां किनकी हैं, 500 गाड़ियां खड़ी होती हैं, कैबिनेट का हाल ये है, लेकिन वजीरों का नहीं पता। लेकिन वजीर हैं, जाहिर है वो जो भी काम करते हैं, जो जिस काम के लिए हैं, तो सिनेरियो जो है वो बहुत ही डैमेजिंग है। अच्छा, आपको लगता है कि शायद वो वक्त आ गया है, हम फिर शायद इस वक्त को भूल के आगे चले जाएं और फिर अगली बारिशों में फिर यही असर हो? आपको लगता है कि जो फैसले लेने हैं फेडरल गवर्नमेंट में उसमें ले लेने चाहिए, या सूबे की बात शायद इस वक्त मुनासिब ना हो, क्योंकि वो सूबे पे जो है ना वो पूरा एक जो चूरन बेचने की हर कोई कोशिश करने लगता है कि ये तो जी सिंध हमारी धरती माँ है और ये है और वो है वो। लेकिन ये जो कराची है, कराची पहले भी कैपिटल था, और अगर उसको फेडरल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, जैसा कि आपने अपने एक प्रोग्राम में भी कहा, तो मैं नहीं समझता कि चेंजेस ऑलवेज जो है वो बेहतर होती हैं। कुछ लेना, कुछ करना तो चाहिए ना आपको। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहा, आपको यकीन करें हम जो शीरमाल खाते हैं वो पाकिस्तानी कोरंगी की बनी हुई है। अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है। इसी जैसे कि आपने बताया वो क्यों नहीं है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं है। कि आप जो शीरमाल, ताफ्तान, रोटी और ये जो फ्रीज करके भेजते हैं यहाँ पर, इसी तरह आपका नेशनल मसाला, आपका शान मसाला दुनिया के 80 मुल्कों में जा रहा है। ये कौन दे रहा है? पाकिस्तान, कराची। कराची से शान मसाला भी जा रहा है, कराची से नेशनल मसाला भी जा रहा है, और कराची से दूसरी बहुत सारी खाने पीने की प्रोडक्ट जा रही है। लेकिन अब वो हल्के हल्के, मैं अभी स्टोर्स पे गया, मैंने कहा ये रैक खाली क्यों है? कहता है यार थोड़ा इंपोर्ट प्रॉब्लम है। तो ये आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि फिर वो यही होगा। और मैंने देखा कि वो बांग्लादेशी मार्केट जो है ना, वो जो रैक है वो बांग्लादेशी प्रोडक्ट से उनकी जबान लिखी हुई आ रही है। वो इंग्लिश में नहीं लिखते, वो बांग्लादेशी में लिखते हैं। आप बांग्लादेश की कोई भी देखें, वो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा इंग्लिश में होगा, लेकिन जो बड़े बड़े हरूफ होंगे ना वो बंगाली में लिखे होंगे। तो पहले तो आपने सारी इंडस्ट्री जो है अच्छी खासी कराची की जो कपड़े की इंडस्ट्री थी एक्सपोर्ट करने की, वो आपने बांग्लादेश पहुंचा दी। इस वक्त बांग्लादेश का जीपी ये जो रेट है वो कहां पर पहुंच गया है? इस कोविड के उसमें एक्सपोर्ट उनकी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अफगानिस्तान का रुपया और पाकिस्तान का रुपया क्या क्या हो गया? और मैं और आप बैठे टीवी पे ये कह रहे हैं कि कुछ नया होना चाहिए। मैं बस क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा आपसे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है, इमरान खान की गवर्नमेंट ने आकर हर चीज डबल से भी ज्यादा कर दी। मिनिस्टर सबसे ज्यादा फारिग हुए, जो उनकी खामियां हैं उस पे उन्होंने इसके ऑर्डर ले लिए। पेशावर की आपको मिसाल दूं, जहां जहां उनको प्रॉब्लम हुआ वहां वहां जजेस उनको जो है वो स्टे ऑर्डर देते रहे। लगता है कि मैं तो इस फेवर में हूं कि 5 साल काम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद कुछ बचे ही नहीं। जी देखिए, एक तो चीज ये कि कराची के साथ क्या होना चाहिए, और असूलन तो मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो घर के अंदर सबसे ज्यादा कमाऊ पौध होता है उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट निस्बतन दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा होती है, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है। कराची ज्यादा रेवेन्यू देता है, सूबे को भी देता है और वफाक को भी देता है, तो उसकी रिस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ट्रेन चलने चाहिए, ट्रांसपोर्ट चलने चाहिए, लोगों के लिए सहूलियात होनी चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, करप्शन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीजों को बेहतर, जो बहुत मुश्किल चीजें नहीं है इस सतह के शहर के लिए करना। और ये यहाँ पे तालीम याफ्ता लोग पूरे पाकिस्तान की निस्बत सबसे ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं, तो चीजों को हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली फैसले करने। अब मामला ये कि इमरान खान साहब तैयार हैं, मैं जानता हूँ इमरान खान साहब तैयार हैं, रास्ता निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं। 18वीं तरमीम की वजह से हाथ बंधे हुए हैं, आईनी तकाजे ढूंढे जा रहे हैं, कहीं से रास्ता ऐसा निकले, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जाए, या वफाक के कंट्रोल में लेकर 2 साल 3 साल रखा जाए और ऐसा किया जाए, उस पर फिर जाहिर है प्रॉब्लम्स आएंगे जी। मैं किसी भी तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट जैसे था ना वो एक डैम का, कालाबाग डैम का मामला था, फौरन लोग नाराज हो जाया करते थे, इसी तरह से सिंध में कराची को सूबे के बनाने के मामले के ऊपर लोग खफा हो जाते हैं। इस मामले को मैं भी चाहता हूँ कि इसको उठा के साइड पर रखे, न बनाए कराची को सूबा,
लेकिन कराची के साथ जो होना चाहिए वो तो हो, लाड़काना के साथ भी वो हो, नवाबशाह के साथ भी हो, हैदराबाद के साथ भी हो। जो पैसा लिया है वो वहां पे खर्च हो। बिल्कुल। भाई सिंपल सी बात है, आपने कहा मैंने 10,000 अरब रुपए 12 साल में सिंध पे लगा दिए, तो भाई वो कहां लगे दिखा दो, कम खर्च हुए और पैसे ले लो, टैक्स तो बढ़ाए जा रहे हैं ना। तो ये वाली चीजें। दूसरा ये कि एक और चीज मैं बताना रह गया, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के मैंने बड़े बड़े शहरों का एक डेटा पिछले दिनों अपने एक प्रोग्राम में शेयर किया था। कराची में सिर्फ एक कंपनी जो बिजली प्रोवाइड करती है, उसका नाम है केई, कराची नेट। आप फ्रांस में देखें, स्पेन में देखें, इस्तांबुल में देखें, लंदन में देखें, पर्थ में देखें, 15-15, 20-20, सिंगापुर के अंदर 12 कंपनियां जो है बिजली बना रही, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी जो मर्जी हो उससे वो पैकेज ले ले, जैसे सेलुलर कंपनीज कर रही हैं। ये मोनोपोली तोड़ने की जरूरत है। इतने बड़े शहर के अंदर सनतें बंद है, रात को एक मैसेज आता है, रात को आपकी कंपनी बिजली प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसकी एक्सपोर्ट की ऐसी की तैसी हो गई। वो पागलों की तरह घूम रहा है, मैं क्या करूं, क्या मैं मजदूरों को भी सैलरी दूं, मशीन भी नहीं चलेगी, जनरेटर चलाऊं। मतलब इस वक्त आप 2-4 बड़े सनतकारों से बात कर लेना, उनके बाल खड़े में वो गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अपनी तहजीब की वजह से रुके बैठे हैं कि गाली नहीं देनी, तकलीफ बर्दाश्त करनी है। तो उनको अपनी अजियत में डाल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सनतकार हैं जो कहते हैं कराची के साथ ये होना चाहिए। तो अच्छा, एक तो ये वाला रास्ता है। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, हमारे नाज़रीन को ये पता चले, क्या के इलेक्ट्रिक ने ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ है कि कोई और इलेक्ट्रिक कंपनी कराची में वर्क नहीं कर सकती? ये भी क्या कॉन्ट्रैक्ट है में शामिल है क्या? अगर फर्ज करें ऐसा है भी, आरिफ नकवी साहब ने किसी तरीके से कर भी लिया था मियां साहब के दौर के अंदर, तो इमरान खान साहब तो आरिफ नकवी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनको कह सकते हैं कि मैं लोगों के लिए वजीर आजम बनाऊं, मुझे कराची के लोगों ने वोट दिया है, सदर मुमलिकत कराची के हैं, इस सिक को हटा दो, 10 कंपनी और ले आते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो ताकि लोग आपसे कनेक्शन ले लें। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये जैसे कि सेल फोन है, आपके कनेक्शन डिफरेंट कंपनीज के सेल फोन है दुनिया के अंदर। अब मामला ये है कि कराची में छोटे छोटे से मसले होते हैं जो फोन कॉल पे हल होने वाले होते हैं, उसको इतना अजियतनाक बड़ा बना के खड़ा कर देते हैं, उस पर मुजाहरे हो रहे हैं, उस पर धरने हो रहे हैं, लोग अजियत में। ये मुझे तो बाज़ों का लगता है कि बाकायदा प्लान है, इतना सा मसला जो फोन कॉल पे हल होना चाहिए, उसके लिए सियासी जमातें मुजाहरे कर रही है, सड़कें बंद कर रही है। पीटीआई की हुकूमत खुद आके बैठ गई कि ऑफिस के बाहर मुजाहरे करने के लिए, अब अंदाजा लगाइए। एमक्यू में बैठे हैं, वफाक में बैठे हैं। अबे भाई तुम लोग गवर्नमेंट हो, वो एक कंपनी है, ये हैंडल, मतलब ये तो इसका मामला है ना, इसमें कितनी देर लगेगी कि इस चीज को हैंडल करना है। और बहरहाल पॉइंट बहुत आगे चला जाता है, लेकिन हर तरफ फिर जो मसाइल है उसके बाद उसका हल के लिए फिर हम एक तरफ देखते हैं, या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन ले ले, या मोहतरम बाजवा साहब कोई नजर करम करें, क्योंकि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारे दिफा के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो एक दिफा यहाँ पे भी होना चाहिए, जो आपको माल सब कुछ शहर बना के दे रहा है, जिस शहर के ऊपर टैक्स आ रहा है, जिस शहर से मुल्क चल रहा है, उस शहर के टैक्स से डिफेंस भी चल रहा है, उस शहर के मामला को हैंडल करने के लिए फौज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम कराची के मामला पे भी फौज अगर ले अंडरस्टैंड कर ले, इकोनॉमिक चीजों को देख ले, स्टॉक एक्सचेंज के मामला को देख ले, बिजनेस के एक्सपोर्ट के मामले को देख ले, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ जाए, तो ये बहुत सारे सियासतदानों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। के की जगह पे बहुत सारी के हो जाए, और ये पानी का मसला हल हो जाए, और ये गंदगी का मसला हल हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि फौज पे किसी हर मरहले के अंदर फौज की इमदाद ली जाती है, मदद दी जाती है, यहाँ पर भी कहीं ऐसा ही ना हो, क्योंकि इसके बगैर मसला हल होने वाला नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मसला हल हो जाए। अच्छा फैज़, मैं बस क्लोजिंग कर रहा था, लेकिन एकदम मुझे ख्याल आया कि हमारे मुल्क में भी जो है ना, वो शोशे ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे वक्त पे छोड़ दिए जाते हैं कि वो किताबों का मसला आया तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ये 100 किताबों पर बैन लगा है, और वो आपने भी मेरा ख्याल है शायद स्टोरी की होगी उसके ऊपर, और सिंध में भी जो है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है कि 5वीं नहीं, जो डिफरेंट किताबें हैं उस पे बैन लगेंगी, और पूरी पाकिस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में सेम निसाब होगा। क्या मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है, मतलब आप कैसे कर सकते हैं ये? क्योंकि आपके पास जो फोर्स है, अगर आप लाड़काना में चले जाएं और किसी भी टीचर से बोले इंग्लिश लिख के दिखा दो, मतलब उर्दू लिख के दिखा दो, वहां पे जो लेवल है टीचर्स का,
वो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा ताबीरी होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार ये किस किस्म की भर्तियां होती हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर भी निज़ाम प्राइवेट स्कूल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बच्चे, वो जो आपकी बेस्ट पोजीशन होती है ना गवर्नमेंट की, पेंटागन हो गया, आपके व्हाइट हाउस हो गया, दूसरी जो बड़ी बड़ी पोजीशन होती है फेडरल गवर्नमेंट की, ये प्राइवेट बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल के हुए सारे मोस्टली वहां जाते हैं। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसको लेके साथ चलते हैं। यस, कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनको इजाजत होती है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मजहब आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। यहाँ का क्रिश्चियन बच्चा मुस्लिम कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। तो आपको लगता है कि पहले हमें एजुकेशन सिस्टम पे बैठ के बात, एक फोरम पे आके बात तो करें कि ये बात हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने एकदम उठ के शोशा छोड़ दिया। अब शोशे पे आ गया जी 18वीं तरमीम में तो सिंध तो कबूल नहीं करेगा। वो कहते हैं सिंध को छोड़ो, पंजाब, बलूचिस्तान, के और ये बलूचिस्तान तो है ना हमारा। क्या लगता है एज ए जर्नलिस्ट, आप ये जो अफरा तफरी देखते हैं, रात ही रात फैसला होता है सुबह आके धड़ से कि जी मैंने 10,000 किताबें पढ़ी हैं, 400 किताबें पढ़ी हैं, उसमें से 100 बैन कर दी, ये क्या है? असल में देखें, शफकत महमूद साहब की शख्सियत को लेकर देखा जाए, एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने जो 2 चीज़ें करनी हैं वो अब तक नहीं कर पाए हैं। इस हुकूमत ने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हम एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे, R&D यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो नहीं बना सके। उन्होंने कहा गवर्नर हाउसेज जो होंगे वहाँ पे आवाम आएंगे, लाइब्रेरीज बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम मुल्क के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करेंगे, लोगों को छोटे कोर्सेज कराएंगे और उनको ऑर्गेनाइज करके रोजगार के मौके पैदा करेंगे। हम मुल्क के अंदर जो तालीम के तकाजे हैं वो जदीद करेंगे, दुनिया के मुकाबले के लाके खड़े करेंगे। ये बहुत सारे नारे आपने इमरान खान साहब के पास है, शफकत महमूद साहब के पास है, और ये सारे बहुत अच्छे हैं। मामला ये इन 2 सालों के अंदर किसी एक चीज़ पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। किसी गवर्नर हाउस के अंदर हमने पेशावर में, हमने लाहौर में नहीं देखा, किसी CM हाउस के अंदर हमने नहीं देखा। वो हमने कहा था सादगी वाली मुहिम चलेगी, खर्चे नहीं होंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे। गाड़ियां हमने फरोख्त होते हुए देखी, हमने भैंसें फरोख्त होते हुए देखी, हमने बहुत सारी ऐसे मामला, आपको याद होगा, ये हमने सब कुछ देखा। अब मामला ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर गया है, 2 साल गुजर गए हैं, ना वोकेशनल वाला सेटअप ऑर्गेनाइज हो सका, ना यूनिवर्सिटीज बन सकी, ना कॉलेज अपग्रेड हो सके, अब कुछ नहीं हो सका। उसके बाद अब पता ये चला है कि पाकिस्तान के अंदर तो तालीम का निज़ाम ही ठीक नहीं है। हमें यूनिवर्सिटीज ठीक नहीं करनी है, हमें कॉलेजेस ठीक नहीं करने हैं, हमें तो स्कूल ठीक करने हैं, हमें तो निज़ाम एक लेकर आना है, हमें तो मदारिस को रजिस्टर्ड करना है। हमने बहुत सारे बोर्ड्स का डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है। तो हर 6 महीने के बाद हम एक नई कहानी सुनते हैं, एक नया फलसफा सुनते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में सुनते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के मुंह से सुनते हैं और लोग कायल हो जाते हैं। मामला ये है कि रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट का है। अगर ये फर्ज करें कि ये कहते हैं कि प्राइमरी तक पाकिस्तान के अंदर ये निसाब होगा, तो ठीक है, ये निसाब होगा। पहले निसाब के अंदर खामियां क्या है, दुनिया को, कौम को बताई जाए, और नए निसाब के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है बताई जाए। मैं इसमें किसी हद तक पार्शली इनके इस प्रोग्राम के हक में भी हूँ। मैं नफी वहां पे करता हूँ या मुझे इख्तलाफ वहां पे होता है जब ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मीटिंगों में बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पाकिस्तान भर में भरे हुए हैं और उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। यहाँ पे अभी भी रेडियो बनाना किस तरह से बनता है वो सिखाया बताया जा रहा है। अब मामला डिफरेंट है। अब मामला आपको 21st सेंचुरी के हिसाब से कोर्सेज लाने पड़ेंगे, लोगों को सिखाना पड़ेगा। अब आप जो है ना वो पाइप जो वो है चारपाई के अंदर बांध कैसे डालते हैं ये नहीं सिखाएं। अब चारपाइयां ये वाले कोर्सेज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो 70s और 80s के कोर्सेज हैं, वही रेडियो बनाना सिखा रहे हैं, वो बेड बन रहा है, वो टीवी का एंटीना कैसे बनता है, वेल्डिंग कैसे होती है। लोग अब बहुत सारी चीजें यूट्यूब से सीख जाते हैं। यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज के अंदर एडवांस कोर्सेज होने चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए, एक प्रोडक्ट बनानी चाहिए, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी बतानी चाहिए। इंडिया जब अपने बंदे को एक्सपोर्ट करता है तो एक प्रोडक्ट के तौर पे पेश करता है, उसको सेफ्टी का पता है, वो कैप लगाता है, जैकेट पहनता है, ये पहनता है, उसके बाद सर्टिफिकेशन होती है, लोगों से मिलता है, उसको 2-3 लैंग्वेजेस सिखाते हैं, जिस मुल्क पे भेज रहे होते हैं उसका बायोडेटा बताते हैं। हमारे लोग अभी फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, सड़कों पे पड़े हुए। मैंने पिछले दिनों कैंपेन चलाई थी, बहुत सारे दोस्तों ने उसमें ताउन किया।
मेरा तो इरादा था चल टिकट्स अरेंज हो जाए, लेकिन 4 चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज हो गई। आई रियली अप्रिशिएट, बहुत जबरदस्त मुहिम थी, आज मैंने मुझे शेयर भी आज किया। दो और दोस्त, एक हाजी साहब है, उन्होंने बताया कि 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स और आ गई हैं। तो ईद से पहले 3-4 चार्टर्ड फ्लाइट। तो पाकिस्तानी तो जब ट्रस्ट करते हैं ना कि आप ईमानदार हैं और आप ठीक कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने रमजान में कैंपेन चलाई थी राशन वाली, मैंने 2000 बैग्स अरेंज किए थे टेलीविजन के ऊपर कैंपेन चला के। इसी तरीके से पीपीई किट्स डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोग, बल्कि एक पाकिस्तानी भी अमेरिकन है डॉक्टर एजाज एपी पैक के, उन्होंने कॉल की कि भाई मेरी तरफ से, मैं नाम ले लिया, मैंने लेना नहीं चाहिए तो उन्होंने मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी सारे किट्स मेरी तरफ से ले लें और डॉक्टर अदीब रिजवी को दें और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को जाके दें और इनको दें। तो पॉइंट ये है कि जब आप ट्रस्ट डेवलप करते, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को कोई तो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लिए बहुत तड़पते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत दिल उनका होता है, जैसा कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है जब ये प्रोग्राम इस वक्त सब लोग देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, आंसू भी गिरते हैं, तकलीफ भी होती है, बुरा हाल भी होता है, तब तक पीने का पानी नहीं है, नाले ठीक नहीं है, पैसे गवर्नमेंट खा रही है। लेकिन जो तवक्कुआत इमरान खान साहब से थी, जो तवक्कुआत एजुकेशन के हवाले से थी और हैं, अगर इसमें 2% भी कामयाबी हो जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स शफकत महमूद ऑर्गेनाइज कर देते हैं और जुल्फिकार बुखारी साहब पाकिस्तानियों को एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर ऑर्गेनाइज करके, वो 30,000 का पाकिस्तानी को बेचते हैं, इंडिया 3 लाख का बेचता है। अगर आप ऑर्गेनाइज कर दें तो 3 लाख का पाकिस्तानी नहीं बिकेगा, 2 लाख का तो बिकेगा किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में, कतर में, सऊदी अरब में, ओमान में, दुबई में, कहीं पर। तो ये काम इतना कर सकते हैं। बाकी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है इनसे, और इस वक्त भी जो सिनेरियो ये ले रहे हैं, कर रहे हैं, असल में मामला होता है गवर्नमेंट जो है ना वो फैसिलिटेट करती है और प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आती है। हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के जूते मारती है और खुद हर चीज करने की कोशिश करती है। पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर्स जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर गवर्नमेंट के। और ये हमने भी देखा कि यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी, आप देखें जो ट्रम्प, मैं समझता हूँ अगर एज ए अमेरिकन अगर मैं ट्रम्प को देखूं तो ट्रम्प अपनी नेशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और यकीन करें कि कोविड में उसने जिस तरीके से लोगों का दिल जीता है, यस उसके साथ बहुत मुखालिफ है, लेकिन जिस तरीके से ऐसे ऐसे लोगों के पास पैसे आ गए हैं जो वो सोचते थे कि यार हमारे तो बैंक में इतने पैसे कभी आए नहीं कहीं से भी, उनके पास भी उसने बगैर मांगे पैसे दे दिए उनको। और जो छोटी कंपनीज हैं, मेरा एक दोस्त है उसको $1.5 मिलियन मिले, एक मेरा दोस्त है उसको 5,000 भी मिले। तो क्या है कि उन्होंने देखा आपका बिजनेस कितना है, क्या है, किस तरीके से है, उस हिसाब से उन्होंने पैसे बांटे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बांटे। नाज़रीन, कराची पे आज हमारा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये नहीं था कि हम हुकूमत को जो है वो गंदे गंदे लफ्जों से जो है वो पुकारें। हमारा कहने का मकसद ये था कि मेरा ख्याल है कि या फैसल साहब का ये है कि अब जो है वो शायद पानी वाकई सर से ऊपर हो गया है। अब फेडरल गवर्नमेंट को जो है एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 2 साल हो गए हैं कराची में किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, लाखों नहीं करोड़ों रुपए दुनिया से लेकर आपने अपने काम नहीं कराए, अपने नाले साफ नहीं कराए। आज कराची के अंदर ये जो पानी तो गुजर जाएगा, 1 महीने बाद लोग, ये जो ज़हनी कैफियत है, ये जो नफ्सियाती मरीज लोग बन रहे हैं, इनसे कैसे आप बचेंगे? ये माशरे का हिस्सा बनेंगे, और जब माशरे का हिस्सा जब आप ये लोग देंगे तो फिर आप दुनिया के 7वें शहर को किस शक्ल में देखेंगे? अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई, अगर अभी फैसले नहीं हुए, तो फिर यही होगा जिस तरीके से चल रहा है दुनिया में। वैसे ही ग्रीन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फैसल साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नॉर्थ अमेरिका को अपडेट्स दी, और यकीनन आप क्योंकि खुद जर्नलिस्ट हैं और आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशल जो आप यूट्यूब पे भी जो अपने छोटे या व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं क्लिप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया नाज़रीन, अगले हफ्ते तक जो है इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui.